राहु का नाम सुनते ही कुछ लोग ऐसे डर कर बिदक जाते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अब राहु तो कोई भूत होता नहीं है, लेकिन ये जरूर सच है कि जिन लोगों का राहु खराब चल रहा होता है उन्हें अक्सर भूत प्रेत दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन राहु अपने आप में कोई बुरा ग्रह नहीं होता। यूं तो ज्योतिष में इसे एक मैलेफिक ग्रह का दर्जा दिया गया है, यानी बुरा करने की जो शक्ति इस ग्रह के अंदर है वो शायद ही किसी ग्रह के अंदर हो। लेकिन उसके बावजूद भी राहु ऐसा ग्रह है जो हमारी सोसाइटी को आगे ले जाने में, हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अब जिस माध्यम से मैं आपसे जुड़ रही हूँ उस माध्यम को ही देख लीजिए। ये है इंटरनेट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं राहु के साथ। अगर राहु ना हो तो आप और मैं इस समय पर बात ना कर रहे हूं, हमारे बीच में कोई संवाद ना हो। मैं शायद दुनिया के किसी कोने में बैठी हूं और आप दुनिया के किसी और कोने में, और हम दोनों एक दूसरे के साथ कोई संवाद स्थापित नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये राहु की ही कृपा है कि आज हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। यानी राहु अपने आप में कोई बुरा ग्रह नहीं होता है, उसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं, हाँ, उनको अक्सर लोग बुरा मान लेते हैं, उनसे अक्सर थर थर कांपते हैं, जिसकी वजह से हम राहु के साथ भी एक बहुत ही नेगेटिव इमेज जोड़कर देखते हैं। शनि ऐसा ग्रह है जिसको भी इसी तरीके से मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, लेकिन अक्सर शनि के सामने हम सर झुका लेते हैं, शनि देवता के मंदिर में जाते हैं। राहु से ऐसा कुछ खौफ हमारे दिल में बैठ गया है कि जब तक राहु का नाम नहीं ले लेते तब तक किसी को डराना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। यानी एक बार आपने राहु कह दिया तो मान कर चलिए कि सामने वाले व्यक्ति में थर थर कांपने की एक टेंडेंसी अपने आप ही जागृत हो जाएगी। तो क्या वाकई राहु इतना बुरा ग्रह है? क्या वाकई आपको इतने बुरे रिजल्ट देता है? राहु आखिर ग्रह होता कैसा है? आज एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की सीरीज में हम ये जान लेते हैं कि राहु आखिर कैसा ग्रह होता है और कैसे फल देता है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की, और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आप अगर इस चैनल को पसंद करते हैं, इसके वीडियोस को पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिए। और जो लोग राहु से डरते हैं या राहु से कांपते हैं, उनके साथ तो आज का वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप लोग कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर मेरे ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो bhagyashree.org मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर ज़रूर जाइए। अच्छे ब्लॉग्स वहाँ पर मैंने पब्लिश किए हैं। साथ ही साथ जब भी संक्रांति होती है तो अगले आने वाला महीना हमारे लिए क्या क्या लेकर आ सकता है उसके बारे में मैं पोस्ट करती हूँ, ट्रांजिट्स के बारे में पोस्ट करती हूँ, और आगे आने वाले समय पर आपको हिंदू मिथोलॉजी यानी भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं, साथ ही साथ भारतीय दर्शन है, उससे जुड़ी हुई कई सारी ब्लॉग पोस्ट आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को सरल तरीके से समझना चाहते हैं, तो फिर भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी चैनल या मेरी वेबसाइट से अच्छी जगह शायद ही आपको कोई मिले। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह के बारे में कि राहु कैसा ग्रह होता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं और मान लेते हैं कि राहु दूसरे ग्रहों से ठीक उल्टी तरह का ग्रह होता है। ग्रहों का 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। पहले वो ग्रह जो लुमिनरीज होते हैं, यानी कि जिनसे प्रकाश मिलता है। इस कैटेगरी में 2 ग्रह आते हैं, पहला है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा, क्योंकि इन्हीं दोनों ग्रह के थ्रू हमें रोशनी मिलती है। उसके बाद आते हैं तारा ग्रह। तारा ग्रह यानी कि वो प्लैनेट्स जिनको नंगी आंखों से आसमान में देखा जा सकता है। ये कौन से प्लैनेट्स होते हैं? ये होते हैं मर्करी यानी बुध, वीनस यानी कि शुक्र, इसके अलावा जुपिटर यानी कि बृहस्पति, शनि यानी कि सैटर्न, और इसके साथ साथ ही मंगल यानी कि मार्स।
तो 5 ग्रहों को कहा जाता है तारा ग्रह, बिकॉज यू कैन सी देम इन द स्काई। और उसके अलावा 2 और ग्रह होते हैं जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि आसमान में आप इन ग्रहों को देख ही नहीं सकते हैं। दरअसल इन दोनों ग्रहों की जो पोजीशंस हैं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अनुसार होती हैं। यानी कि जो अर्थ का ऑर्बिट है और जो मून का ऑर्बिट है वो 2 जगह जब इंटरसेक्ट हो रहा होता है, उसमें जो असेंडिंग ऑर्बिट है उसे हम कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ द मून यानी कि राहु, और जो डिसेंडिंग ऑर्बिट होता है वहाँ जब इंटरसेक्शन होता है उसे कहा जाता है साउथ नोड ऑफ द मून यानी कि केतु। तो देखा जाए तो रियल फिजिकल या भौतिक प्रेजेंस इन दोनों ग्रहों की नहीं होती है। ये दोनों ही ग्रह मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, यानी मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि आपको एक बहुत गहरा, बहुत कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं पुरातन भारत के बारे में। जिस समय पर हमने ज्योतिष डेवलप किया उस समय पर किन ग्रहों को हम देख सकते थे, किन ग्रहों से रोशनी मिल रही थी, और उसके अलावा भी 2 ऐसे ग्रह जिनको प्योरली मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया था, वो हमारे भारतीय ज्योतिष का हिस्सा है। सो देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू बी रियली रियली प्राउड ऑफ कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो पुराने सेजेस थे, जो ज्योतिषाचार्य थे, और उन्होंने किस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए 2 ऐसे ग्रहों की उत्पत्ति की या 2 ऐसे ग्रहों के बारे में हमें बताया जो कि हमारे भीतर के छुपे हुए जो डिजायर्स हैं उनकी बात करते हैं। याद रखिए कि ये जो डिसीजन होता है कि नॉर्थ नोड कहाँ है, साउथ नोड कहाँ है, या राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, ये चंद्रमा के ऑर्बिट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। चंद्रमा यानी हमारा मन। तो हमारे मन के भीतर जो छुपी हुई डिजायर्स होती हैं, मन के भीतर जो इच्छाएं, तृष्णाएं होती हैं, मन के भीतर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती, जिन चीज़ों को लेकर हम आह भरते हैं, जिन चीज़ों की हम इच्छा करते हैं, जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं या पा नहीं पाते उसका हमें मलाल रहता है, तो सारी की सारी चीज़ें हमारे मन से जुड़ी हुई होती हैं। और यही मन जब 2 अलग अलग मैथमेटिकल पॉइंट्स में 2 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उन्हें कहते हैं राहु और केतु। तो ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजी की बात। लेकिन अगर पौराणिक कथाओं की माने तो राहु और केतु की उत्पत्ति या उनका जन्म कैसे हुआ था। आप जानते ही हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है वो काश्यपी सृष्टि है, यानी कि ऋषि कश्यप की जो संतानें हैं उन्हीं से ये सारी सृष्टि निर्मित हुई है। इसमें मानव भी है, दानव भी हैं, देव भी हैं और असुर भी हैं। तो ऋषि कश्यप की अलग अलग पत्नियों से अलग अलग प्रकार की संतानें हुई। उनकी एक पत्नी का नाम था दनु। दनु के जो 100 पुत्र थे उन्हें दानव कहा जाने लगा। ये महाबलशाली भी थे और मायावी भी थे। इन 100 पुत्रों में जो सबसे शक्तिशाली था उसका नाम था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति ने विवाह किया सिंहिका के साथ। अगर आपने सारी पौराणिक कथाओं पर ध्यान दिया हो तो आप ये जानते हैं कि सिंहिका नाम की एक स्त्री का वर्णन रामायण में आता है। जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे तो सिंहिका नाम की एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। हनुमान जी ने उनका वध कर दिया था और उसके पश्चात ही वो कहीं जाकर पहुंचे थे लंका में। हाँ, लेकिन कई जगह ऐसे भी कहा जाता है कि सिंहिका होलिका का ही दूसरा नाम है। आप जानते ही हैं होलिका कौन थी। होलिका प्रहलाद की बुआ थी, जो कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था कि वो आग से जल नहीं सकती है। ओके, तो इनको भी सिंहिका माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिंहिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, कुछ लोग कहते हैं कि सिंहिका उनकी बेटी थी, यानी प्रहलाद की बुआ नहीं थी, उनकी बहन थी। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग कालखंड के अनुसार, अलग अलग लोगों के अनुसार, अलग अलग कम्युनिटीज़ के अनुसार सिंहिका आखिर कौन थी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। लेकिन आमतौर पर हम ये मान सकते हैं कि सिंहिका विप्रचित्ति की ही तरह बेहद शक्तिशाली थी, बेहद पावरफुल थी और उनके पास मायावी शक्तियाँ भी थी। तो इन 2 पावरफुल लोगों का जो बेटा था उसका नाम था स्वरभानु, यानी ऋषि कश्यप के बेटे विप्रचित्ति, और उनकी पत्नी से उनकी जो संतान हुई यानी ऋषि कश्यप के पोते, उनका नाम है स्वरभानु। स्वरभानु समुद्र मंथन के समय पर असुरों के साथ थे, यानी कि देवताओं के अगेंस्ट खड़े थे।
और अपने भाइयों के साथ थे। लेकिन भगवान श्री विष्णु ने अपनी मोहिनी माया का इस्तेमाल करके सारा अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। स्वर भानु, जो कि मायावी भी था, शक्तिशाली भी था और बेहद चतुर भी था, उसने ये बात होते हुए देख ली, पहचान ली। उसके बाकी के भाई तो ये पता नहीं कर पाए, लेकिन स्वर भानु ने अपनी चतुराई से ये जान लिया कि श्री विष्णु ही मोहिनी रूप में सारा का सारा अमृत देवताओं को पिलाए दे रहे हैं। उसके बाद स्वर भानु ने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल किया, अपना रूप बदला और जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। देवताओं की पंक्ति में बैठने की वजह से थोड़ा अमृत उसे भी मिल गया और वो अमर हो गया। अब क्योंकि वो अमर हो चुका था, तो देवताओं का जो पूरी पंक्ति थी उसमें भगदड़ मच गई। ये बात कि स्वर भानु देवता का रूप लेकर अमृत चख चुका है, ये बात सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताई थी और भगवान विष्णु ने उसी समय पर समस्या का निराकरण करने की बात सोचकर अपना चक्र चला दिया। चक्र चला दिया तो उनका सिर धड़ से अलग हो गया। तो जो सिर का हिस्सा है, या जिसे इंग्लिश में ड्रैगन्स हेड कहते हैं, वो हो गया राहु, और जो धड़ का हिस्सा था, जिसे इंग्लिश में ड्रैगन्स टेल कहते हैं, वो हो जाता है केतु। अगर आप नक्षत्रों के जो मंदिर हैं वहाँ पर जाएंगे या फिर जो नवग्रह मंदिर है वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको राहु का चित्रण, जो किसी नाग के, किसी सर्प के आगे का हिस्सा होता है, सिर का हिस्सा होता है, उससे मिलेगा। और केतु का चित्रण किसी भी सर्प का जो पिछला हिस्सा है, जो पूंछ का हिस्सा है, उसलिए मिलेगा। तो ड्रैगन्स हेड, ड्रैगन्स टेल कहना, नॉर्थ नोड ऑफ द मून, साउथ नोड ऑफ द मून, किसी प्रकार से आप इसे कहना चाहे कह सकते हैं। सर्पों के साथ इस प्लैनेट का खास संबंध होता है, उसके साथ साथ ही पॉइजन्स के साथ भी इस प्लैनेट का खास संबंध होता है, जहर के साथ। और आज का जो जीवन है उसमें जहर क्या हो सकता है? देखिए, एक तो पॉइजनस चीज़ें हो ही गई, स्नेक्स हो गए, पॉइजनस एनिमल्स हो गए, वो तो है ही, जो गरल जीव है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही जो केमिकल्स का इस्तेमाल हम अपने डेली जीवन में करते हैं, उनका संबंध भी राहु के साथ ही होता है, बिकॉज इवेंचुअली दे कैन पॉइजन यू, अगर वो सही मात्रा में ना दिए जाएं तो। इनफैक्ट दवाइयाँ जो आप खा रहे हैं, अगर वो सही मात्रा में ना दी जाए, उनकी मात्रा में अगर गड़बड़ हो जाए, तो वो भी आपके लिए गर यानी विष का काम कर सकती है। इसीलिए इनका संबंध भी हमेशा राहु के साथ माना गया है। जो लोग, जिनकी कुंडली में राहु स्ट्रॉन्ग होता है, वो अक्सर बहुत अच्छे केमिस्ट बनते हैं। उन लोगों के अंदर जो केमिस्ट्री की नॉलेज होती है वो दूसरों से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। वो केमिकल्स को समझ सकते हैं, यहाँ तक कि जो धुआं होता है उसको भी समझ सकते हैं। तो जो टोबैको स्मोक होता है वो भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, राहु और केतु दोनों के साथ ही। अब इस ग्रह के बारे में कुछ जो बेसिक बातें हैं, जो हम हर ग्रह के वीडियो में बात करते हैं, उनको जान लेते हैं। इसका स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस होता है छाया ग्रह का। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई भौतिक ग्रह नहीं है, यानी कि इसका कोई भौतिक मास नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल पॉइंट माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसकी जो स्वराशि है वो टॉरस है, कुछ लोग कहते हैं इसकी स्वराशि जेमिनाई है, कुछ लोग कहते हैं कि टॉरस है, कुछ लोग कहते हैं स्कॉर्पियो है, कुछ लोग कहते हैं कि एरीज है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो इसकी जो स्वराशि है वो होती है कुंभ, यानी कि एक्वेरियस। वो क्यों होती है वो भी बता देती हूँ कि जो राहु है वो एक बेहद आकाशीय चीज़ है, यानी ऐसी चीज़ जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। कुंभ राशि भी कुछ ऐसी ही राशि है, वो भी भौतिकता के पार जाने वाली राशि है। दूसरी बात कि राहु के लिए अक्सर कहा जाता है शनिवत राहु, यानी कि शनि के जैसा राहु। तो शनि के जैसा राहु अपनी बेस्ट टेंडेंसीज को दिखा सकता है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि के अंदर। अगर आप कुंभ राशि का सिंबल भी देखेंगे तो उसमें आपको ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नज़र आएगी। पानी का सिंबल भी मानते हैं, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखें तो उसे इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल भी माना जा सकता है। तो वही इलेक्ट्रिसिटी राहु के अंदर भी होती है। उसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण आज यहाँ पर लाइट है, आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आज इलेक्ट्रॉनिक उसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण आज लाइट जल पा रही है, आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है हमारे वो चल पा रहे हैं, इंटरनेट चल पा रहा है, इसीलिए सबका कनेक्शन उसके साथ ही है। दूसरी बात, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कुंभ राशि को मैं क्यों राहु की राशि मानती हूँ।
इसलिए क्योंकि इस राशि का कनेक्शन होता है दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने को लेकर, और ये अपने आप में एक बेहद अनकन्वेंशनल राशि है, यानी कि जो समाज की जो परिपाटी है उसको नहीं मानती, वो राशि कुंभ राशि है। और राहु भी अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जिसको समाज के वैल्यू से, समाज में क्या चला आ रहा है, यहाँ पे कौन से संस्कार माने जाते हैं, कौन से रीति रिवाज माने जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी ही राह पर चलना चाहता है, राइट। तो इसीलिए अगर आप स्वराशि की बात करें तो मेरे विचार से स्वराशि क्षेत्र जो है इसका वो कुंभ माना जाएगा, ना कि और कोई राशि। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी यू हैव टू फोकस ऑन। ऐसा कहा जाता है कि राहु डिबिलिटेट और एग्जॉल्ट भी होता है। वैसे मैं 100% इस बात में नहीं मानती हूँ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर। अभी तक जो मैंने डिबिलिटेशन देखा है या एक्सॉल्टेशन देखा है वो तारा ग्रहों में देखा है, वहाँ से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उच्च का या नीच का, जो हमारे दो लुमिनरीज हैं यानी सूर्य और चंद्रमा, वहाँ पर भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन छाया ग्रहों में मुझे वो उच्च और नीच का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक आई हैव बीन अनेबल टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि जो एक मैथमेटिकल पॉइंट है खाली, वो उच्च या नीच कैसे हो सकता है, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ऐसी मान्यता है, हो सकता है आगे जाकर हमें या मुझे पर्सनली ऐसा कोई और प्रूफ या प्रमाण मिल जाए जिससे कि वो कैसे उच्च होता है या कैसे नीच होता है, कैसे परिणाम अपने देता है, उसका कुछ और प्रूफ मिले। लेकिन फिलहाल के लिए मैं राहु के उच्च और नीच होने में नहीं मानती हूँ। हाँ, लेकिन जो मान्यता है उसके अनुसार ये उच्च होता है टॉरस यानी कि वृषभ राशि में, और नीच हो जाता है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में जाकर। इसका स्वभाव कैसा माना जाता है? इसका स्वभाव माना जाता है उग्र, फेरोशियस। उसके साथ साथ ही ये क्रोधी होता है, यानी क्रोध बहुत जल्दी आता है, और थोड़ा डर्टीनेस होती है इसके अंदर, यानी कि पूर्ण रूप से स्वच्छता इसको पसंद नहीं होती। ये थोड़ा डर्टी रहता है, थोड़ा समाज से अलग रहता है, समाज से कट कर रहता है, इसको समाज से कोई लेना देना नहीं होता। तो जिसको हम सामान्य रूप से आउटकास्ट कह देते हैं, जिसका सामाजिक ताने बाने में कोई मतलब नहीं होता, वो राहु के साथ जुड़ा हुआ है। जो साधु सन्यासी है, जिसका भी समाज के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो भी राहु के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग जो समाज से कटकर बस अपने बेसमेंट में ही रहते हैं, वो भी खुद अपने आप में राहु हैं। और जो लोग समाज की रीति नीति को अपनाते ही नहीं हैं, वो लोग भी अपने आप में साक्षात राहु का काम कर रहे होते हैं हमारे जीवन में। लेकिन ये सारे लोग गलत नहीं होते। अगर किसी ने समाज की रीति से अलग चलना सीखा ही ना होता तो आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, हमारे जो हमारे पास जो इक्विपमेंट है, फ़ोन है या आईपैड है या लैपटॉप है, अगर किसी ने समाज से अलग सोच रखी ही ना होती, अपने आप को समाज से अलग किया ही ना होता, अपने आप को समाज से अलग हटकर देखा ही ना होता, इमेजिनेशन ही ना की होती, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता था। जैसा था वैसा ही रहता, अंधेरे में रहता और आगे बढ़ने की सोच भी ना पाता। तो जो नई नई रीतियाँ चली आ रही हैं, जो नई नई हमारी परिपाटियाँ बन रही हैं, जो नए तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, जो नए हमारे आइकॉन्स हैं, आज की डेट में हमारे आइकॉन्स कौन हैं? हमारे आइकॉन्स हैं एंटरप्रेन्योर्स। हम बार बार अपने बच्चों से या जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं कॉलेज में, उनसे पूछते हैं आपका पैशन क्या है। जहाँ भी पैशन की बात होती है वहाँ पर बात होती है राहु की, और जब ये पैशन खराब हो जाता है तो वो हो जाता है ऑब्सेशन। अब ऑब्सेशन भी हमेशा गलत रिजल्ट दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो मामलों में गलत रिजल्ट ही देता है, क्योंकि हम जिन चीज़ों के पीछे ऑब्सेस होते हैं वो चीज़ें गलत होती हैं, राइट। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट आपको राहु में ध्यान देनी चाहिए। इसके मित्र कौन कौन से होते हैं? बुध इसका मित्र है, शनि इसका मित्र है, और उसके साथ साथ ही शुक्र भी मित्र होता है। तो अब ये जान लेते हैं कि इस ग्रह के शत्रु कौन कौन होते हैं और मित्र कौन कौन होते हैं। शत्रु जान लीजिए, सबसे पहले इनके शत्रु होते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी कि राहु को ना मंगल पसंद है और सूर्य चंद्रमा तो खास तौर पे नहीं पसंद होते हैं। इनके मित्र कौन कौन से हैं? बुध मित्र होते हैं, शनि मित्र होते हैं, शुक्र भी मित्र होते हैं। लेकिन अगेन राहु एक अलग किस्म का ग्रह है, तो अगर आपको लगता है कि अपने मित्रों के साथ रहकर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा तो आप गलत सोच रहे हैं। शनि और राहु की आपस में भले ही बनती हो, राहु को शनिवत कहा जाता हो, उसके बाद भी अगर शनि और राहु एक साथ आपकी कुंडली में है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। राहु और शुक्र एक साथ आपकी कुंडली में है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। बुध और राहु एक साथ आए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैसे? कि जो बुध ग्रह है
वो आपको दिखाता है आपकी थिंकिंग, और राहु उस थिंकिंग को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो आपकी जो सोच है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड होती है, डिस्टॉर्टेड होती है। अगर वही वीनस के साथ आ जाए तो संबंधों में आपको समस्या आ सकती है, खासतौर पर रोमांटिक इंटीमेट रिलेशनशिप्स में। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आए, पर आ सकती है। शनि और राहु एक साथ आ जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य राहु एक साथ आए प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। चंद्रमा राहु एक साथ आए तो मैंने देखा है कि जिन लोगों का चंद्रमा और राहु एक साथ हो, ये लोग कभी भी अपनी बात को ढंग से समझा नहीं पाते हैं। इनकी स्पीच जो होती है वो हमेशा काफ़ी अटकी अटकी सी होती है। दे आर नेवर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स प्रॉपर्ली। ओके, तो जब ये राहु और चंद्रमा साथ आते हैं तब ऐसा होता है। इन जनरल राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉइजनस चीज़ों को, पॉइजनस एनिमल्स को, उसके साथ साथ ही जो भय होते हैं उनको, राइट। ये पैरानॉर्मल चीज़ों को भी दिखाता है कि आप पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे या नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ही आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, क्या वो आपकी अपने कर्मों की समस्याएं हैं या फिर वो आपकी किस्मत की समस्याएं हैं? ऐसी समस्याएं हैं, आध्यात्मिक समस्याएं कह लीजिए या फिर दैवीय समस्याएं कह लीजिए, जिनका सल्यूशन आपके पास आपके कर्मों के द्वारा नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ों को भी राहु ही दिखाता है, राइट। ये एक साइन में 1.5 साल तक रहता है, और अगर राहु की महादशा आपके जीवन में आती है तो वो महादशा 18 साल तक चलती है। ऐसा मानते हैं कि राहु 42 वर्ष की उम्र में जाकर मैच्योर होता है, परिपक्व हो जाता है। यानी कि अगर जो लोग राहु से बहुत बुरी तरीके से ग्रस्त होते हैं, त्रस्त होते हैं, वो 42 साल की उम्र में आने पर स्वतः ही उनमें चेंजेस आने लगते हैं, बिकॉज राहु तब गलत से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के कम से कम न्यूट्रल रिजल्ट्स आपको देना शुरू कर देता है। हर केस में अगेन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। राहु कौन से भाव में बैठा है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, कहाँ कंजंक्शंस हैं, वो ज़रूरी होते हैं, लेकिन स्थूल रूप से माना जाए तो 42 वर्ष की उम्र में ये ग्रह परिपक्वता देना शुरू कर देता है। राहु का हमारी सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के रूल्स, उसके रेगुलेशंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। ये टैबू चीज़ों में बिलीव करता है। जो चीज़ें सोसाइटी में नहीं की जा सकती हैं या अभी तक सोची ही नहीं गई, उन पर ये बिलीव करता है। ओके, याद रखिए ये सिर्फ एक सिर है, धड़ तो है नहीं। क्योंकि धड़ नहीं है तो ये चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। आपने नोट किया हो तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सर के आसपास ही केंद्रित होते हैं। आँखें, नोज़, योर माउथ, आप जो सुन सकते हैं, टच भी यहीं पर केंद्रित होता है। लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए अब अगर खाना खाना चाहते हैं तो हाथ से उठाकर खाना पड़ेगा। तो हाथ तो इसके पास है ही नहीं क्योंकि धड़ नहीं है। अब धड़ नहीं है तो ये इंद्रिय सुख तो पाना चाहता है, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको सेटिस्फाई तो करना चाहता है, लेकिन कैसे करे? इट डज नॉट हैव द राइट टूल्स। अब टूल्स नहीं है, इस वजह से राहु जो है वो जुगाड़ वाली प्रवृत्ति का इस्तेमाल करता है। ये झूठ बोलता है, ये फरेब करता है, ये कपट करता है। उसके साथ साथ ही ये लूप होल्स ढूंढता है। तो सांप जैसे बिल में घुस जाता है, वैसे ही किसी बड़ी सी हायरार्की में कोई लूप होल्स ढूंढना ये राहु का काम होता है। यानी अगर कोई लॉ है तो लॉ में कौन सा लूप होल है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ये काम राहु करता है। तो किस प्रकार से जुगाड़ के थ्रू अपना काम किया जा सके, ये सारे के सारे काम राहु के होते हैं। कई बार अच्छे काम भी करके देते हैं, कई बार बुरे भी करके देते हैं। अच्छे कैसे कि भाई आपको मालूम है, मैंने शायद नॉर्थ ईस्ट में एक व्यक्ति की कहानी पढ़ी थी कि जिनके यहाँ सड़कों में गड्ढे बहुत थे, तो उन गड्ढों से साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने एक ऐसी साइकिल का इजाद किया जिसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ था या कोई और तरह का मैकेनिज्म था, जिसके थ्रू की साइकिल गड्ढों पे जब जाती थी तो वो उनसे ऊर्जा बना पाती थी। यानी गड्ढों पे जब उन्हें झटका लगता था तो साइकिल गिरती नहीं थी, उल्टा साइकिल को ऊर्जा मिलती थी और वो थोड़ा और आगे पहुंच पाती थी। तो ये भी एक तरीके का जुगाड़ है, एक तरह का इनोवेशन है। तो ये राहु से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ऐसे ही जुगाड़ फिर ऐसे लोगों में भी देखने को मिलते हैं जो कि टैक्स चोरी करते हैं, है ना, जो कि सरकारी किसी लूप होल का इस्तेमाल करते हैं, लीगल लूप होल का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिशियंस के लिए राहु बड़ा अच्छा होता है, चोरों के लिए भी राहु बड़ा अच्छा होता है। तो जिनका राहु अच्छा होता है, पॉलिटिक्स और चोरी चकारी दोनों में ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट जब राहु की महादशा चल रही होती है तो अक्सर लोग झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो पहली चीज़ जो राहु महादशा में आप देखेंगे वो है लोगों की झूठ बोलने की टेंडेंसी में वृद्धि। दैट दे जस्ट वांट टू लाई।
वो सच नहीं बोलना चाहते और कई बार तो इलेबोरेट लाइज क्रिएट कर लेते हैं। यानी अगर बुध उनकी कुंडली में अच्छा है और राहु की दशा भी चल रही है तो वे इतने इलेबोरेट लाइज क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए कि खुद ही उनसे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो जहाँ कहीं भी सिस्टम के साथ थोड़ी बहुत धोखाधड़ी हो, ट्रेडिशनल सेंस में राहु ये करता है, लेकिन अगर मॉडर्न सेंस में देखा जाए तो हाँ, धोखाधड़ी, छल कपट, ये सारी चीज़ें राहु के थ्रू होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही जो इनोवेशन है और जो पॉजिटिव रूप से जुगाड़ होता है वो भी राहु के थ्रू हो सकता है। इतनी सारी बातें तो हमने राहु के बारे में कर ली, लेकिन राहु का जो एक बेसिक नेचर है इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आखिर के लिए बचा के रखा हुआ था। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। राहु एक बेहद डिस्टॉर्टेड ग्रह होता है। डिस्टॉर्टेड होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, यानी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा समय तक राहु नहीं टिक पाता है। इसके अंदर एक मृग तृष्णा सी होती है, यानी कि ये उसकी रीच के बाहर जो है बस उसे पाना चाहता है। जितनी चादर है उससे बस थोड़े से आगे पैर पसारना चाहता है। ठीक है, उसके बाद अपनी चादर बड़ी कर ली, अब उसे और आगे पैर पसारने हैं। तो राहु को कभी शांति नहीं मिलती, ये आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। कभी एक चमकीली चीज़ देखी तो वहाँ चला गया, फिर दूसरी देखी तो वहाँ चला गया। तो स्थिरता राहु के अंदर बहुत कम होती है। तो जो राहु की थिंकिंग है वो बेहद डिस्ट्रैक्टेड, बेहद डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है। उस थिंकिंग को काबू करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, राहु आपके लिए कैसे परिणाम देगा, अच्छे या बुरे, इसके लिए राहु की राशि से भी ज़्यादा आपका भाव इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरे भाव में जनरली ठीक ठाक रिजल्ट दे देता है, छठे में भी दे देता है, 10वें में भी दे देता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन सीइंग कि राहु का भाव कौन सा है, उसका हाउस प्लेसमेंट कौन सा है। अदरवाइज इन जनरल राहु किसी चीज़ पर टिक ही नहीं सकता है। इट हैज़ टू कॉन्स्टेंटली कीप मूविंग, अदरवाइज इसे शांति नहीं मिलती, इसे चैन नहीं मिलता है। दूसरी बात राहु के बारे में जो जानने योग्य है वो ये है कि ये प्लैनेट डिजायर्स का प्लैनेट है। आप वीनस की बात कीजिए, वीनस सुख सुविधाओं का प्लैनेट है। स्त्रियों का सुख हो गया, खाने पीने का सुख हो गया, खूबसूरती का सुख हो गया इन जनरल। लेकिन जो प्लैनेट डिजायर्स की बात करता है हमारे जीवन में वो राहु ही है। अगर आप राहु को इस जो हमारे नवग्रह चक्र से हटा दें तो आपको डिज़ायर नहीं बचेगी। डिज़ायर नहीं बचेगी तो आप किस चीज़ के पीछे भागेंगे, क्या चीज़ करेंगे, क्या चीज़ पाना चाहेंगे। और अगर आध्यात्मिक रूप से आप देखें तो यहाँ पे भी देखने लायक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। राहु एक बेहद पावरफुल ग्रह है, सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाला ग्रह है। ओके, सूर्य बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी आत्मा को दर्शाता है, और चंद्रमा भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे मन को दर्शाता है। यानी मन और आत्मा को प्रदूषित करने वाला अगर कोई ग्रह है, क्योंकि प्रदूषण का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है राहु के साथ ही। और अगर आप मॉडर्न एज में देखेंगे तो मॉडर्न एज में भी जिस तरीके से तेजी के साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन बढ़ा है, उतनी ही तेजी के साथ पोल्यूशन भी बढ़ा है, और इन सब का नाता होता है राहु के साथ। तो ये हमारे मन को, हमारी आत्मा को पोल्यूट कर सकता है। पोल्यूट कैसे करेगा? डिजायर्स के थ्रू, तृष्णाओं के थ्रू, इच्छाओं के थ्रू। तो जिस व्यक्ति के मन में कांस्टेंट डिजायर होती है, कांस्टेंट तृष्णाएं होती हैं, उस व्यक्ति की आत्मा निर्मल नहीं रह सकती, उस व्यक्ति का मन निर्मल नहीं रह सकता। और अगर आप भारतीय दर्शन के साथ भी इसे जोड़कर देखें तो पाएंगे कि भारतीय दर्शन में भी कहा गया है कि सबसे बड़ा सुख संतोष का सुख होता है। ये मानकर चलना कि मेरे पास जो है, जितना है, प्रभु की कृपा से काफ़ी है। और कॉन्स्टेंटली अगर आपके मन में तृष्णाएं रहेंगी कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो आपका मन, आपकी आत्मा जो है उसमें पोल्यूशन भरता जाएगा। और याद रखिए, ये मन और आत्मा का जो पोल्यूशन है ये एक जन्म का नहीं होता, ये जन्मों जन्मों का होता है। जब हम इस पोल्यूशन से बाहर निकल पाते हैं तभी जाकर हमारा जो आत्मा है, वो मन है, वो निर्मल हो पाता है, और तभी हम प्रभु के पास पहुंच पाते हैं, या फिर हम लोग इस जन्म मरण के खेल से आगे निकलने की तरफ बढ़ पाते हैं। मोह माया के बंधन से हमें मुक्ति मिल पाती है। तो ये मोह माया का जो बंधन जिसकी हम बार बार बात करते हैं ना अपने भारतीय दर्शन में, वो और कुछ नहीं है, वो राहु है। तो राहु को ऐसे समझिए। अब ये मोह माया कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में किसी और वीडियो में और डिस्कस करेंगे। राहु उसमें कैसे काम करता है वो भी आराम से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे,
फिलहाल के लिए राहु के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। होपफुली दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। और राहु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि ये ग्रह आखिर है क्या। जितना ध्यान देंगे, जितना समझेंगे, उतना डर कम लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।